दोस्तों नमस्कार, फ्रेंड न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलजीत सिंह। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो वर्तमान में शहडोल संभाग के कमिश्नर हैं, परंतु उनकी शख्सियत इस महत्वपूर्ण और गरिमामयी पद से कहीं बड़ी है। हम बात कर रहे हैं राजू शर्मा जी की, जो IAS अधिकारी हैं, वर्तमान में शहडोल संभाग के कमिश्नर हैं, परंतु उससे कहीं ज्यादा वे प्रकृति प्रेमी, कोमल और सरल हृदय व संवेदनशील हैं और देश के जाने माने लेखक, कवि और फोटोग्राफर हैं। शायद आप जानते होंगे कि शहडोल संभाग के कमिश्नर राजू शर्मा की 2 किताबें, विद्रोही सन्यासी जो कि भगवान आदि शंकराचार्य पर आधारित है, व उनकी दूसरी किताब अद्भुत सन्यासी जो कि भगवान परशुराम की जीवनी पर आधारित है। इन 2 किताबों ने देश में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली किताबों में अपनी जगह बनाई है। न केवल देश बल्कि विदेशों में भी उनके लाखों प्रशंसक हैं। शहडोल संभाग के कमिश्नर श्री राजू शर्मा मध्य प्रदेश शासन में आयुक्त विमानन, आयुक्त रेशम विभाग, सचिव नगरीय प्रशासन विभाग और आयुक्त हथकरघा एवं हस्तशिल्प जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शहडोल संभाग का यह सौभाग्य है कि राजू शर्मा जैसी शख्सियत के संवेदनशील हाथों में आज उसकी बागडोर है। आइए बात करते हैं शहडोल संभाग के कमिश्नर राजू शर्मा जी के साथ। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सर, आप लेखक, कवि, साहित्यकार और इतिहास के जानकार हैं। ऐसा माना जाता है कि एक लेखक, कवि, प्रकृति प्रेमी व्यक्ति कोमल और सरल हृदय व संवेदनशील होता है। शहडोल संभाग के परिदृश्य में इन भावनाओं के साथ आपकी क्या प्राथमिकता है? शहडोल संभाग के आयुक्त के रूप में मेरी प्राथमिकता है कि शहडोल के नागरिक और शहडोल के ग्रामीण, उनका सर्वांगीण विकास हो, कानून व्यवस्था अच्छी रहे, विकास की योजनाएं ठीक से काम करें, शासकीय दफ्तर समय पर खुलें और लोगों को सभी शासकीय योजनाओं का भरपूर लाभ मिले। मैं बहुत संवेदनशील हूँ एक कवि के तौर पर, लेकिन प्रशासक के तौर पर मुझे कड़े निर्णय लेने में भी कोई हिचक नहीं होती है। तो मेरी प्राथमिकता है साफ सुथरा प्रशासन। सर, मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ में सुना है कि और ऐसा अनुभव होता है कि वर्तमान के सिस्टम व्यवस्थाओं से आप नाराज़ हैं, आप बहुत रोष है आपका मन में, ऐसा क्यों? असल में ये रोष मेरा नहीं है, ये रोष हर संवेदनशील व्यक्ति के मन में है। हमारे शहीदों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, तो वो इसलिए दिया था, इस उम्मीद में दिया था कि जब हमारा अपना राज होगा तो लोगों के साथ बेहतर व्यवहार होगा, हमारी व्यवस्थाएं न्यायपूर्ण ढंग से काम करेंगी, सभी को विकास का समान अवसर होगा। तो कोई भी व्यक्ति जब ऐसा होते हुए नहीं देखता है तो उसको आक्रोश आना जो है सहज है। अब मुझे लगता है कि हमारे तंत्र में, हमारे कार्य करने के तरीके में बहुत सुधार की ज़रूरत है। तो जब वो सुधार होते हुए मुझे नहीं दिखता है तब मुझे क्रोध आता है, मुझे आक्रोश आता है। सर, माँ नर्मदा से आपका विशेष लगाव है। आपकी अपार श्रद्धा है माँ नर्मदा पर, और अब आप माँ नर्मदा के उद्गम स्थल यानी कि शहडोल संभाग के संभायुक्त हैं। क्या विशेष योजनाएं हैं अमरकंटक के लिए? माँ नर्मदा मेरी दृष्टि में एक पवित्र नदी भर नहीं है, वो साक्षात देवी हैं। ये मेरी मान्यता है, और ये मेरी ये मान्यता नहीं है, करोड़ों लोगों की ये मान्यता है। और अनुभव भी है कि अगर हम सच्चे मन से माँ नर्मदा से कुछ भी प्रार्थना करें तो वो अवश्य सुनी जाती है। इसलिए मेरी एक नर्मदा भक्त के रूप में भी माँ नर्मदा की छत्र छाया में मेरा जीवन बीता है, इस नाते भी मेरे ऊपर ऋण है उनका। तो मेरी कोशिश है कि अमरकंटक पूरे संसार में एक ऐसे जैव विविधता वाले पवित्र स्थान के रूप में आकर्षण का केंद्र हो कि जहाँ पर आधुनिक जगत के प्रदूषण नहीं हो, यानी सीमेंट कंक्रीट नहीं हो,
गाड़ियां नहीं हो, धूल धक्कड़ नहीं हो। अमरकंटक को एक ऐसा स्थान के रूप में मैं देखना चाहता हूं जहां प्रकृति निर्मल स्वरूप में स्वच्छंद श्वास लेती है। तो इसलिए अमरकंटक के उस तरह के विकास के लिए जो लीक से थोड़ा हटकर है, जो आमोद और प्रमोद के लिए नहीं बल्कि मन की शांति के लिए, तन और मन को रिचार्ज करने के लिए लोग वहाँ आएं। और ये तपस्वियों की स्थली है। माँ नर्मदा का जितना तट है, ये प्राचीन समय से, अनंत काल से ये ऋषियों की तपस्या भूमि है। तो जो भी लोग अमरकंटक जाएं, उनसे मैं ये अनुरोध करता हूँ कि अमरकंटक की पवित्रता का ध्यान रखें और कोई भी इस प्रकार का कार्य वहाँ जाकर नहीं करें जो माँ नर्मदा की शांति में विघ्न डालता हो। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जैव विविधता का संग्रहालय हो। मैं चाहता हूँ कि उस पवित्र स्थान की पवित्रता को भंग किए बिना कुछ सुविधाएं वहाँ विकसित हों, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा का एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बने। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि वहाँ लोग पैदल जाएं। अमरकंटक से 20 किलोमीटर की परिधि में अगर मेरा बस चले तो मैं वाहनों को प्रतिबंधित कर दूं, क्योंकि 20 किलोमीटर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति पैदल चल सकता है। चलते हैं लोग, आज भी चलते हैं। तो वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि प्रकृति, वनस्पति और ईश्वर के बनाए सारे प्राणी, चाहे वो छोटा सा भौरा हो, तितलियाँ हों या 1000 किस्म की चिड़िया हों या कोई अन्य जीव जंतु हों, तो सब निर्भय होकर सम्मान के साथ सांस ले सकें। अमरकंटक एक ऐसे प्रकृति की राजधानी के रूप में विकसित हो। सर, शहडोल संभाग की बात करें तो पहले नगर सेवा अभियान, फिर ग्राम सेवा अभियान, राजस्व सेवा अभियान, चिरंजीवी अभियान, संवेदना अभियान। एक अभिभावक की तरह आपने जनता की हर ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास किया है। इस बारे में कुछ बताएं। मैं समझता हूँ कि शासन और प्रशासन का ये दायित्व है कि वो प्रजाजनों के सुख सुविधा का ध्यान रखें और उनको बढ़ाने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार दोनों की जो योजनाएं हैं, उनका सर्वोत्तम लाभ हमारे शहडोल संभाग के गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर, दूरस्थ से दूरस्थ अंचल तक लोगों को समान रूप से मिले। किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती सिर्फ वोट देना और वोट लेना नहीं है। लोकतंत्र का मेरे लिए असली अर्थ है कि सारे प्रजाजनों को, सारे नागरिकों को, सभी ग्रामीणों को सम्मानपूर्वक वह सब सुविधा प्राप्त हो जिसके वे अधिकारी हैं। तो मेरे जो जितने अभियान हैं, ये अभियान अपने दायित्व को बेहतर ढंग से निभाने के लिए शासकीय मशीनरी को प्रेरित करने और एक अवसर देने के अभियान हैं। सर, मैं मानता हूं कि निश्चित ही आपके इन अभियानों का शहडोल संभाग की जनता को एक अकल्पनीय फायदा होगा, संभाग की स्थिति बेहतर होगी। पर सर, क्या ऐसा नहीं लगता कि एक सिस्टम डेवलप कर दिया जाए, एक व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाए जिससे इन अभियानों की ज़रूरत ना पड़े? मैं आपसे 100% सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे सूरज रोज निकलता है नियत समय पर, जैसे चंद्रमा रोज अपने कर्तव्य पर उपस्थित होता है, इसी तरह हमारी शासकीय मशीनरी बिना किसी अभियान के कर्तव्य बोध से प्रेरित होकर अपने कार्यालय में समय पर जाए, समय पर लोगों का काम करें और उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दें, तो ये एक आदर्श स्थिति होगी। लेकिन ये हमारा फेल्योर है, ये हमारी असफलता है कि वो आदर्श स्थिति अभी तक आई नहीं है। तो इसलिए
जैसे जब कोई अस्वस्थ होता है ना, तो उसको स्वस्थ करने के लिए बूस्टर डोज देते हैं, विटामिन्स देते हैं, ठीक है, उसको कुछ अलग से कुछ टॉनिक देते हैं। तो मेरे जो अभियान हैं ये उसी तरह से हमारे तंत्र को प्रेरित करने के लिए दिए गए बूस्टर डोज हैं। सर, आपके विद्रोही सन्यासी और अद्भुत सन्यासी किताबों ने आपको देश में एक स्थापित लेखक के रूप में पहचान दी है। इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? भगवान आदिशंकर पर लिखा मेरा उपन्यास इतना ज़्यादा सफल होगा ये मुझे इसका अंदाज नहीं था। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये भगवान आदि शंकराचार्य जी की ही कृपा है, और ये नर्मदा मैया की कृपा है कि मैंने पहली बार उपन्यास लिखा और वो इतना सफल हुआ कि कई भाषाओं में वो आ रहा है, बांग्ला में, गुजराती में, कन्नड़ में, अंग्रेजी में। तो ये इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं है, ये तो लोगों का स्नेह है और माँ नर्मदा की कृपा है। और आदि शंकर की कहानी है ही इतनी दिलचस्प, इतनी रोमांचक है कि उसे पढ़े बिना कोई कैसे रह सकता है। कम से कम कोई भी जो व्यक्ति जो प्रबुद्ध होना चाहता है या प्रबुद्ध है, उसको उस किशोर सन्यासी के व्यक्तित्व के बारे में जरूर जानना चाहिए कि जिन्होंने आज से 2500 वर्ष पहले, और आधुनिक परंपरा को माने तो 1500 वर्ष पहले, इस पूरे देश का भ्रमण किया, अनेक बार किया, और पूरे देश को एक ऐसी चेतना दी कि जो चेतना अभी तक हमें आवेशित किए हुए हैं। जहाँ तक अद्भुत सन्यासी की बात है, तो भगवान आदिशंकर की खोज में मुझे केरल जाना पड़ा और मैं उनके जन्म स्थान कालड़ी गांव भी गया। तो जब भगवान आदि शंकराचार्य पर काम कर रहा था तो मुझे भगवान आदि शंकराचार्य के पीछे खड़े हुए परशुराम नजर आए, क्योंकि जिस केरल में भगवान आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, उस केरल को तो रचना ही भगवान परशुराम ने की थी। तो अगर भगवान परशुराम नहीं होते तो आदि शंकराचार्य भी नहीं होते, क्योंकि केरल ही नहीं होता। तो मुझे लगा कि भगवान परशुराम की कहानी कहना चाहिए। तो भगवान परशुराम की कहानी जो मैंने कही, वो किसी एक समाज की सीमा में कैद नहीं है। भगवान परशुराम कोई ब्राह्मणों के देवता नहीं थे, कोई ब्राह्मणों के अवतार नहीं थे। जैसे महाराणा प्रताप केवल क्षत्रियों के नहीं हैं, और शिवाजी केवल मराठों के नहीं हैं, और भगवान राम केवल सूर्यवंशियों के नहीं हैं। महापुरुष पूरे समाज का होता है। और जब मैंने भगवान परशुराम के ऊपर रिसर्च की, अध्ययन किया, तो मैंने पाया कि वो तो अद्भुत व्यक्ति थे कि उन्होंने समाज के हर हिस्से को, और ये मंडल और कमंडल के आने के हजारों साल पहले की बात है, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था उनका, उनको कोई चुनाव लड़के वोट नहीं लेना था, किसी का तुष्टीकरण उनको नहीं करना था। भारत की जो संस्कृति है, जो घास के तिनके में भी परम ब्रह्म का दर्शन करती है, ये उसी संस्कृति का प्रताप था कि भगवान परशुराम ने समाज में जो शोषित थे, जो पीड़ित थे, जो पराजित थे, राज सत्ता जिनका दमन कर रही थी, उनको सहारा दिया, उनको संबल दिया। और जो जनता का जो आक्रोश था सरकार के प्रति, उसको उसी युग में स्वर दिया। आप सोचिए, आज से कम 10,000 वर्ष पहले। तो ऐसा अद्भुत व्यक्ति, और जो सन्यासी है जिसे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, तो उनकी कहानी मैं कैसे नहीं कहता। तो उनकी जब कहानी कही, तो वो कहानी भी मैं देखकर विस्मित हूँ कि देश में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब नागालैंड में वो किताब बिक रही है कि जहाँ पर हिंदी पढ़ने वाले लोग ही मुट्ठी भर होंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं है एक लेखक के तौर पर। जो व्यक्तित्व मैंने जिन पर ईश्वर ने मुझे लिखने की प्रेरणा दी है, वो व्यक्तित्व इतने रोचक हैं और इतने महान हैं कि उन पर कोई भी लिखेगा तो इतना ही लोकप्रिय होगा। सर, आपकी अगली किताब भगवान दत्तात्रेय जी पर आ रही है, अवधूत सन्यासी। इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, और कब तक आ जाएगी ये किताब? बिल्कुल आपने सही कहा कि भगवान दत्तात्रेय के ऊपर मैं किताब लिख रहा हूँ, अवधूत सन्यासी।
और लोग मुझे कहते हैं कि आप सन्यासियों के पीछे पड़ गए हो, कि विद्रोही सन्यासी, अद्भुत सन्यासी और अवधूत सन्यासी। तो मैं सन्यासियों के पीछे नहीं पड़ा हूँ, असल में ये सन्यासी मेरे पीछे पड़े हैं, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। हम चाकर रघुवीर के पढ़ो लिखो दरबार, तो उनकी ही प्रेरणा है, उन्हीं की प्रेरणा से उनका काम कर रहा हूँ। तो भगवान दत्तात्रेय के ऊपर जो मेरी किताब है उसका अभी रिसर्च वर्क चल रहा है, अभी सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं। लेकिन अभी सबसे पहले मेरी जो किताब आने वाली है वो किताब आने वाली है राजा सम्राटों का सम्राट सहस्त्रबाहु। अच्छा। हाँ, तो भगवान सहस्त्रबाहु के ऊपर मेरी अगली किताब आने वाली है, उसको मैं लिखने की कोशिश अभी कर रहा हूँ। सर, ऐसा हमें पता चला है कि संभायुक्त बनने का आपका कभी मन नहीं था। बड़े बड़े संभागों से आपके पास ऑफर थे, आपके पास प्रस्ताव थे, परंतु आपने शहडोल संभाग का संभायुक्त बनना क्यों स्वीकार कर लिया? ये अंदर की बात है, पर आपने पूछा है तो मैं बोल देता हूँ। मैं संभागायुक्त बनने का कतई इच्छुक इसलिए नहीं था कि मुझे लगता था कि मैंने फील्ड में बहुत नौकरी कर ली। मैं कई जिलों में एसडीएम, सीओ, कलेक्टर, हर स्वरूप में मैंने अपनी भूमिकाओं का निर्वहन किया। तो मुझे लगता था कि राज्य स्तर पर किसी विभाग का मुखिया बनकर और मैं पूरे प्रदेश का भला कर सकता हूँ। और जब आप संभागायुक्त बनते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र की सीमा एक संभाग के अंदर कैद हो जाती है। तो ये कारण था जिस वजह से मैं संभागायुक्त बनने का इच्छुक नहीं था। लेकिन अब मेरे दोस्त लोग मेरे मजे लेते हैं कि तुम जबलपुर नहीं बनना चाहते थे, तुम सागर नहीं बनना चाहते थे, अब तुम शहडोल बन गए, तो तुमने क्यों इसको स्वीकार कर लिया? तो मैं उनको कहता हूँ कि एक शासकीय अधिकारी के तौर पर हमारा दायित्व है कि व्यक्तिगत पसंद और नापसंद की सीमा के परे जाकर राज्य शासन ने जो भी आदेश किया है, मेरा कर्तव्य कहता है कि चाहे वो मुझे कितना ही नापसंद हो, लेकिन मुझे उसका पालन करना चाहिए। इसी भावना से मैंने शासन के इस आदेश का पालन किया है। और मेरी कोशिश है कि जब आपकी पदस्थापना हो गई है तो वो जितने भी दिन या जितने भी घंटे है, तो तब तक एक एक क्षण उस क्षेत्र के विकास के लिए, उस क्षेत्र की बेहतरी के लिए, वहाँ के लोगों की सुविधा के लिए लगाऊं, ये मेरा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य के लिए मुझे वेतन मिलता है। तो मुझे कहते हैं ना कि नमक खाओ तो बजाना चाहिए। तो जब वेतन लेते हैं तो हमें काम भी करना चाहिए, भले हमें पसंद हो चाहे ना पसंद हो। सर, आपके प्रशंसक हमेशा यह जानना चाहते हैं कि तमाम व्यस्तताओं के बाद भी आप रचनाओं के लिए समय कैसे निकाल लेते हैं? टाइम मैनेजमेंट का वो गुण लोगों के साथ शेयर करें। बिल्कुल सही बात है। समय प्रबंधन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए मुझे बहुत अनुशासित रहना पड़ता है। और अगर मैं किताब लिखना है मुझे, तो फिर मुझे टीवी देखने का सुख छोड़ना ही पड़ेगा, फिर मुझे लोगों से गप्पे लगाने का सुख छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा जो रूटीन है सुबह 5 बजे से लेकर और रात में सोने तक, तो उसमें मैं समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। मेरी सारी बैठकें निर्धारित समय से 5 मिनट पहले शुरू होती हैं। मेरे सभी अधिकारी जानते हैं कि ना मुझे कहीं देर से जाना पसंद है, ना मुझे ऐसे लोग पसंद हैं कि जो 1 मिनट भी विलंब से आएँ। तो जब आप एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का अनुशासन का पालन करते हैं, तब संभव हो पाता है कि आप अपना पूरा कर्तव्य निभाने के बाद भी अपने मन के काम भी कर पाएँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और सर, मैं तो कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि आप जैसी शख्सियत का इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला। सर, शहडोल संभाग के वर्तमान परिदृश्य की 2 पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। शहडोल संभाग, प्रकृति ने इसे बहुत सुंदर बनाया है और हम मनुष्यों को कोशिश करना चाहिए कि हम इसकी खूबसूरती को बरकरार रखें और इसको बढ़ाएं। शहडोल फले फूले, यहाँ रोज़गार बढ़े,
शिक्षा का स्तर सुधरे, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरें और शहडोल में जो भीषण कुपोषण है वो दूर हो। यही मेरे कलेक्टरों, मेरे सभी अधिकारियों का, पूरी टीम का यही प्रयास है। धन्यवाद सर। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शहडोल संभाग के कमिश्नर श्री राजीव शर्मा जी को। बहुत कुछ समझने को मिला, बहुत कुछ समझना अभी बाकी है। अगर आपके मन में शहडोल संभाग के विकास के परिदृश्य में कोई अपेक्षाएं हैं, आप हमें कमेंट में लिखें और आप जुड़े रहे हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।